लोग सवाल पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से कि उनका क्या कसूर है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उनका विरोध करने वाले बंगाल में मारे जा रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए। हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया है। हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं, और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं। खड़े खड़े लड़की लोगों को उठा के फेंक रहे हैं। ये बंगाल तो बांग्लादेश की तरफ बनते जा रहा है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहा है, बंगाल में भी देखिए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक आदमी को आधा मरा हुआ हालत में जला दिया है, जिंदा जला दिया लटका के। तो उस विषय में ये लोग कुछ नहीं बोलता है कि ये सिलेक्टिव माइंडसेट क्यों? पूछा जा रहा है कि आखिर चुनकर बंगाल में क्यों टारगेट किया गया, ये सवाल हो रहा है। उसके बाद आज देखिए कोलकाता में फिर प्रदर्शन हो रहा था। आपको बताऊं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम धमाका हुआ है। ढाका के माघ बाजार में धमाका हुआ है। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। चश्मदीदों के मुताबिक फ्लाईओवर से बम फेंक दिया गया। बीएनपी के तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने से पहले यह बड़ी घटना हुई है। अब आपको दिखाऊं, ये जहां बम फेंका गया उस जगह की तस्वीर है। अभी बम धमाका हुआ है बांग्लादेश में। उसके बाद बस के शीशे टूट गए, आप देख रहे हैं। ঠিক মগবাজার এলাকা এবং এটা কিন্তু ঠিক মগবাজার মোড় থেকে একটু পিছে, এবং যেটা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে একজনের লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যেখানে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে এবং বোমা বিস্ফোরণের ফলে কিন্তু একজন নিহত হয়েছেন। এবং धमाके के बाद की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं धमाके में जो घायल हैं उनकी आप देख रहे हैं तस्वीरें। ছেলেকে বোম মারা अभी धमाका हुआ है, उस धमाके के बाद की तस्वीरें। एक शख्स की मौत हुई है, लोग रो रहे हैं, लोगों में गुस्सा है कि आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पर है और दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है। और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं है। अमृत मंडल को भी पीट पीट कर बांग्लादेश के राजवाड़ी के पाकशा इलाके में जान से मार दिया गया है। दीपू दास के बाद एक और हिंदू अमृत मंडल की बांग्लादेश में पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश लौटा डार्क प्रिंस। सत्रह साल बाद लंदन से ढाका। तारिक रहमान आए, क्या मोहम्मद यूनुस जाएंगे? सड़क पर समर्थकों का ये हुजूम देखिए। इतने लोग के गिनते रह जाएं, लाखों की भीड़ बताई जा रही है। रहमान की गाड़ी के साथ सुरक्षा बलों के जवानों को देखिए।
17 साल के निर्वासन के बाद तारिक रहमान की वतन वापसी हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति और बीएनपी संस्थापक जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। उनकी वापसी से बांग्लादेश में उनकी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह है। 17 साल बाद वतन वापसी की खुशी में उन्होंने देश की मिट्टी भी उठाई। पार्टी का दावा है कि उनके स्वागत में करीब 50 लाख पार्टी समर्थक ढाका पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि वतन वापसी के साथ ही उनके अगले 3 दिन का कार्यक्रम भी तय हो गया है, जिसमें मां खालिदा जिया से अस्पताल में मुलाकात, जियाउर रहमान की कब्र पर श्रद्धांजलि और ढाका यूनिवर्सिटी में हादी की समाधि पर जाना भी शामिल है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। रहमान की वापसी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इससे मोहम्मद यूनुस और जमाते इस्लामी दोनों की मुश्किल बढ़ सकती है। उनके वापस आने के बाद जैसे कि आज उनकी जो रिसेप्शन है उसमें 20 लाख लोग जमायत हुआ, सो ये बहुत ही खराब खबर है यूनुस के लिए। सवाल ये कि क्या तारिक रहमान बांग्लादेश में अपनी पार्टी की ओर से पीएम का चेहरा होंगे? शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फरवरी में होने वाले चुनाव में शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तारिक रहमान की पीएम पद के लिए अपनी पार्टी से दावेदारी काफी मजबूत हो गई है। ढाका पहुंचने के तुरंत बाद बीएनपी नेता तारिक रहमान ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान तारिक ने अपनी वापसी के लिए किए गए इंतजामों, विशेष रूप से सुरक्षा उपायों के लिए अंतरिम सरकार का आभार व्यक्त किया। लेकिन सवाल ये कि क्या आगे भी ये संबंध जारी रहेंगे? तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापस आने में कोई ऑब्स्टेकल्स थे। ये तारिक रहमान ने भी कई महीने पहले फेसबुक में और सोशल मीडिया में पोस्ट करके ही स्वीकार की। एक और बात जो अहम है कि आने वाले समय में भारत से बांग्लादेश का कैसा रिश्ता होगा। माना जाता है कि पहले बीएनपी का रुख भारत विरोधी रहा था, लेकिन हाल के दिनों में रहमान ने भारत के साथ संतुलित संबंधों की वकालत की है। तारिक रहमान खुद को लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का समर्थक बता रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश फर्स्ट नाम से देश की विदेश नीति का खाका पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके प्राथमिकता में न तो दिल्ली होगी और न ही पिंडी यानी रावलपिंडी, जहां पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। यानी उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच Zomato, food delivery and dining. Download now. पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए लाखों बंगालियों का कत्ल किया था। यानी उन्होंने बीएनपी और जमात के बीच एक रेड लाइन खींचने की कोशिश की है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की आईएसआई जिहादियों के साथ मिलकर काम कर रही है। सबकी कोशिश थी कि बांग्लादेश की बड़ी 2 पॉलिटिकल पार्टी को माइनस करके राजनीति से जमात इस्लामी को और कट्टरपंथियों को पावर पे लाए, तख्ते पे लाए। सो तारिक रहमान की जो बांग्लादेश में वापस आना, ये बांग्लादेश की राजनीति के लिए आने वाले 1 हफ्ते में बहुत कुछ होगा। तारिक रहमान को इस वक्त बांग्लादेश का अहम चेहरा कहा जा सकता है और उनकी जिम्मेदारी देश को इस आपदा से निकालने की है। उनके सामने सिर्फ सत्ता के शिखर पर पहुंचने की चुनौती नहीं है, बल्कि देश को अस्थिरता से निकालने, युवा मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। देश को हिंसा से बाहर निकालना, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के साथ साथ आर्थिक बदहाली बड़े मुद्दे हैं। बांग्लादेश में आने वाले दिनों में क्या होगा, भारत समेत पूरी दुनिया की इस पर नजर है। ढाका से अंकित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो तारिक रहमान आज ही ढाका वापस आए हैं। इससे वहां के हालात में क्या बदलाव आएगा? क्या वहां पे स्थिति बेहतर होगी?
ये बताने के लिए अंकित त्यागी मेरे सहयोगी सीधा ग्राउंड जीरो से बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ओवर टू यू। आप बताइए वहां पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए मलिका, इस वक्त मैं आपके पास ढाका से लाइव आ रहा हूं। हम करीब 2 घंटे पहले ढाका पहुंचे और उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको आज जो सबसे बड़ी इवेंट जो दिखाई पड़ेगी, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो तारिक रहमान की वापसी की है। पूरे एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका था वहां पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। एक अलग तरह की गर्मजोशी जो है वो दिखाई पड़ी। उनके समर्थक बड़ी तादाद में दिखाई पड़े। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ 17 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे हैं और जैसे ही वो जहां पर उनका रैली का स्थल था वहां तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लग गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त कम से कम तारिक रहमान के आने के बाद से या उनके आने की से पहले जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम ढाका में यहां पर किए गए थे। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले हैं। आज क्योंकि क्रिसमस है, छुट्टी है, तो कई जगह पर ट्रैफिक का वो हाल नहीं है जो अमूमन तौर पर यहां पर दिखाई पड़ता है। लेकिन कई जगह पर हमने देखा कि मिलिट्री को भी यहां पर लगाया गया था, तैनात किया गया था सुरक्षा के लिहाज से। क्योंकि जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं ढाका में, उससे कुछ दूर पर ही एक फ्लाईओवर है जहां पर एक कल ग्रेनेड से हमला किया गया जिसमें एक व्यक्ति की और मौत हो गई थी। तो सुरक्षा को लेकर अभी भी जो चिंता है वो बनी हुई है। यूनुस सरकार की कल एक बड़ी बैठक भी हुई सुरक्षा को लेकर, लेकिन अब लोगों की उम्मीद कई तरीके से, क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर की अगर बात करें, राजनीति का जो उथल पुथल है उसमें एक बड़े पॉलिटिकल फिगर शेख हसीना के जाने के बाद से जो एक वैक्यूम बना हुआ था, उसके सामने तारिक रहमान का आने को एक बड़े जो एक राजनीतिक चेहरे के तौर पर यहां पर देखा जा रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी जीतती है फरवरी के चुनाव में तो अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान हो सकते हैं और उनकी पार्टी जीतेगी तो खैर साइज तौर है वही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उनके ऊपर और जो एक बड़ा सवाल इस वक्त बांग्लादेश में बना हुआ है कि क्या जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हो और क्रिश्चियंस हो, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है, सरकार कितनी उसको लेकर सचेत है और किस तरीके से जो सुरक्षा के हालात हैं, कम से कम लोगों में एक ये बात बैठाई जाए कि अब सुरक्षा जो है और कानून व्यवस्था जो है वो उसी के हिसाब से बांग्लादेश चलेगा। इस उथल पुथल के बीच में तारिक के साथ में भी यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये वो तस्वीरें हैं जो पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश से आई हैं। हत्या, हिंसा, आगजनी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कट्टरता की लहर ये बांग्लादेश में देखा गया है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये वीडियो ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन का बताया जा रहा है। एक कट्टरपंथी जमकर नारेबाजी कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। वो कैंटीन की कुर्सियों को तोड़ता है और कुर्सियों को एक एक कर पटकता है। इसके बाद नारे लगाता है और फिर नारे लगाते हुए जमीन पर लेट जाता है। इस दौरान कैंटीन से कई और लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इस ओर भी इशारा कर रहा है कि कैसे एक ऐतिहासिक जगह पर कट्टरपंथी घुस गए हैं। ये बांग्लादेश की मशहूर टीवी एंकर नाज़नीन मुन्नी हैं। वहां के ग्लोबल टीवी की एंकर हैं। खबरों के मुताबिक कुछ लोगों ने धमकियां दी हैं कि नाज़नीन को हटा दो, नहीं तो ऑफिस में आग लगा देंगे। राजधानी ढाका में मौजूद निजी टीवी चैनल ग्लोबल टीवी के हेड ऑफ न्यूज हैं नाज़नीन मुन्नी। बताया जा रहा है कि उन्हें भी धमकी दी गई है। ये घटना कुछ ही दिनों पहले बड़े अखबार प्रथम आलो और द डेली स्टार के ऑफिस पर हुए हमलों के बाद हुई है। पत्रकारों का डर बढ़ रहा है और ये संकेत है कि स्वतंत्र मीडिया पर दबाव तेज हो रहा है। गुरुवार को तारिक रहमान ढाका पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही बुधवार 24 दिसंबर को ढाका के एक बाजार में धमाका हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी ने फ्लाईओवर से बम फेंका था। मृतक की पहचान 21 वर्षीय सैफुल सियाम के रूप में हुई है। वो मोग बाजार इलाके की एक ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में काम करता था। ये धमाका हाटिर झील थाना क्षेत्र के न्यू एस्कटन इलाके में हुआ, जहां असेंबली ऑफ गॉड चर्च और बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद सेंट्रल कमांड का ऑफिस है। इस संवेदनशील क्षेत्र में धमाके से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत से ही बवाल मचा हुआ है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ये डर बढ़ता जा रहा है कि सत्ता कहीं
जिहादियों के हाथ न चली जाए। ढाका से अंकित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 1971 के बाद 2024 में जो बांग्लादेश में हुआ और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, बांग्लादेश एक बहुत महत्वपूर्ण अपने इतिहास के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ लोगों में डर है कि कहीं जो एक्सट्रीमिस्ट ताकतें हैं वो यहाँ पर उनका कम से कम प्रभाव ना बढ़ जाए और एक तरीके से जो देश के अंदर हालात बने हुए हैं वो बिल्कुल चरमरा ना जाए। दूसरी तरफ जो पत्रकार हैं, जो सिविल सोसाइटी है और जो बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सोचने परखने वाले, लिखने वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके अंदर ये डर बना हुआ है कि ये कहीं ना कहीं यूनुस सरकार की नाकामी भी दिखाता है कि वो उनको सुरक्षा देने में अभी तक सक्षम नहीं है। बांग्लादेश से हालात का जायजा हम लेकर पल पल की रिपोर्ट लेकर आपके पास आते रहेंगे। अभी वापस चलते हैं मेरी सहयोगी मलिका के पास। बिल्कुल ठीक कहा आपने अंकित, वहां पर परिस्थितियां बेहद संवेदनशील बनी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हालात सुधरेंगे। इस बीच आपको बता दें, बांग्लादेश में दीपू दास की मॉब लिंचिंग के सदमे से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि वहां एक और हिंदू की हत्या ने सनसनी फैला दी है। राजबाड़ी के पाकशाह, बांग्लादेश के राजबाड़ी के पाकशाह इलाके में 29 साल के अमृत मंडल और सम्राट को कुछ हैवानों ने दबोच लिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल पर कथित तौर पर वसूली के आरोप लगाए गए थे। इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इससे पहले 25 साल के दीपू दास की 18 दिसंबर को भीड़ ने पीट पीट कर सबके सामने मार डाला था और फिर उनके शव को आग के हवाले भी कर दिया था। लेकिन अब अमृत मंडल को भी पीट पीट कर बांग्लादेश के राजबाड़ी के पाकशाह इलाके में जान से मार दिया गया है। दीपू दास के बाद एक और हिंदू अमृत मंडल की बांग्लादेश में पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश लौटा डार्क प्रिंस। सत्रह साल बाद लंदन से ढाका। तारिक रहमान आए, क्या मोहम्मद यूनुस जाएंगे? सड़क पर समर्थकों का ये हुजूम देखिए। इतने लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह है। सत्रह साल बाद वतन वापसी की खुशी में उन्होंने देश की मिट्टी भी उठाई। पार्टी का दावा है कि उनके स्वागत में करीब 50 लाख पार्टी समर्थक ढाका पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि वतन वापसी के साथ ही उनके अगले 3 दिन का कार्यक्रम भी तय हो गया है, जिसमें मां खालिदा जिया से अस्पताल में मुलाकात, जियाउर रहमान की कब्र पर श्रद्धांजलि और ढाका यूनिवर्सिटी में हादी की समाधि पर जाना भी शामिल है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। रहमान की वापसी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इससे मोहम्मद यूनुस और जमाते इस्लामी दोनों की मुश्किल बढ़ सकती है। उनके वापस आने के बाद, जैसे कि आज उनकी जो रिसेप्शन है उसमें 20 लाख लोग जमायत हुआ, सो ये बहुत ही खराब खबर है यूनुस के लिए। सवाल ये कि क्या तारिक रहमान बांग्लादेश में अपनी पार्टी की ओर से पीएम का चेहरा होंगे? शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फरवरी में होने वाले चुनाव में शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तारिक रहमान की पीएम पद के लिए अपनी पार्टी से दावेदारी काफी मजबूत हो गई है। ढाका पहुंचने के तुरंत बाद बीएनपी नेता तारिक रहमान ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान तारिक ने अपनी वापसी के लिए किए गए इंतजामों, विशेष रूप से सुरक्षा उपायों के लिए अंतरिम सरकार का आभार व्यक्त किया। लेकिन सवाल ये कि क्या आगे भी ये संबंध जारी रहेंगे? तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापस आने में कोई ऑब्स्टेकल्स थे। ये तारिक रहमान ने भी कई महीने पहले फेसबुक में और सोशल मीडिया में पोस्ट करके ही स्वीकार की।
एक और बात जो अहम है कि आने वाले समय में भारत से बांग्लादेश का कैसा रिश्ता होगा। माना जाता है कि पहले बीएनपी का रुख भारत विरोधी रहा था, लेकिन हाल के दिनों में रहमान ने भारत के साथ संतुलित संबंधों की वकालत की है। तारिक रहमान खुद को लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का समर्थक बता रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश फर्स्ट नाम से देश की विदेश नीति का खाका पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके प्राथमिकता में न तो दिल्ली होगी और न ही पिंडी यानी रावलपिंडी, जहां पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। यानी उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाने के संकेत दिए हैं। पिछले महीने रहमान ने लंदन से अपनी पार्टी के समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए लाखों बंगालियों का कत्ल किया था। यानी उन्होंने बीएनपी और जमात के बीच एक रेड लाइन खींचने की कोशिश की है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की आईएसआई जिहादियों के साथ मिलकर काम कर रही है। सबकी कोशिश थी कि बांग्लादेश की बड़ी दो पॉलिटिकल पार्टी को माइनस करके राजनीति से जमाती इस्लामी को और कट्टरपंथियों को पावर पे लाए, तख्ते पे लाए। सो तारिक रहमान की जो बांग्लादेश में वापस आना, ये बांग्लादेश की राजनीति के लिए आने वाले एक हफ्ते में बहुत कुछ होगा। तारिक रहमान को इस वक्त बांग्लादेश का अहम चेहरा कहा जा सकता है और उनकी जिम्मेदारी देश को इस आपदा से निकालने की है। उनके सामने सिर्फ सत्ता के शिखर पर पहुंचने की चुनौती नहीं है, बल्कि देश को अस्थिरता से निकालने, युवा मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। देश को हिंसा से बाहर निकालना, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के साथ साथ आर्थिक बदहाली बड़े मुद्दे हैं। बांग्लादेश में आने वाले दिनों में क्या होगा, भारत समेत पूरी दुनिया की इस पर नजर है। ढाका से अंकित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो तारिक रहमान आज ही ढाका वापस आए हैं। इससे वहां के हालात में क्या बदलाव आएगा, क्या वहां पे स्थिति बेहतर होगी, ये बताने के लिए अंकित त्यागी मेरे सहयोगी सीधा ग्राउंड जीरो से बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ओवर टू यू। आप बताइए वहां पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए मलिका, इस वक्त मैं आपके पास ढाका से लाइव आ रहा हूं। हम करीब 2 घंटे पहले ढाका पहुंचे और उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको आज जो सबसे बड़ी इवेंट जो दिखाई पड़ेगी, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो तारिक रहमान की वापसी की है। पूरे एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका था, वहां पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। एक अलग तरह की गर्मजोशी जो है वो दिखाई पड़ी। उनके समर्थक बड़ी तादाद में दिखाई पड़े। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ 17 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे हैं और जैसे ही वो जहां पर उनका रैली का स्थल था, वहां तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लग गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त कम से कम तारिक रहमान के आने के बाद से या उनके आने की से पहले जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम ढाका में यहां पर किए गए थे। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले हैं। आज क्योंकि क्रिसमस है, छुट्टी है, तो कई जगह पर ट्रैफिक का वो हाल नहीं है जो अमूमन तौर पर यहां पर दिखाई पड़ता है। लेकिन कई जगह पर हमने देखा कि मिलिट्री को भी यहां पर लगाया गया था, तैनात किया गया था सुरक्षा के लिहाज से। क्योंकि जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं ढाका में, उससे कुछ दूर पर ही एक फ्लाईओवर है जहां पर एक कल ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो सुरक्षा को लेकर अभी भी जो चिंता है वो बनी हुई है। यूनुस सरकार की कल एक बड़ी बैठक भी हुई सुरक्षा को लेकर, लेकिन अब लोगों की उम्मीद कई तरीके से, क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर की अगर बात करें, राजनीति का जो उथल पुथल है उसमें एक बड़े पॉलिटिकल फिगर शेख हसीना के जाने के बाद से जो एक वैक्यूम बना हुआ था, उसके सामने तारिक रहमान का आने को एक बड़े जो एक राजनीतिक चेहरे के तौर पर यहां पर देखा जा रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी जीतती है फरवरी के चुनाव में, तो अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान हो सकते हैं और उनकी पार्टी जीतेगी तो खैर साइज तौर है वही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उनके ऊपर और जो एक बड़ा सवाल इस वक्त बांग्लादेश में बना हुआ है कि क्या जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हों और क्रिश्चियंस हों, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है, सरकार कितनी उसको लेकर सचेत है और किस तरीके से जो सुरक्षा के हालात हैं, कम से कम लोगों में एक ये बात बैठाई जाए कि अब सुरक्षा जो है और कानून व्यवस्था जो है वो उसी के हिसाब से बांग्लादेश चलेगा। इस उथल पुथल के बीच में तारिक के साथ में भी यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
ये वो तस्वीरें हैं जो पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश से आई हैं। हत्या, हिंसा, आगजनी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कट्टरता की लहर ये बांग्लादेश में देखा गया है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये वीडियो ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन का बताया जा रहा है। एक कट्टरपंथी जमकर नारेबाजी कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। वो कैंटीन की कुर्सियों को तोड़ता है और कुर्सियों को एक एक कर पटकता है। इसके बाद नारे लगाता है और फिर नारे लगाते हुए जमीन पर लेट जाता है। इस दौरान कैंटीन से कई और लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इस ओर भी इशारा कर रहा है कि कैसे एक ऐतिहासिक जगह पर कट्टरपंथी घुस गए हैं। ये बांग्लादेश की मशहूर टीवी एंकर नाज़नीन मुन्नी हैं। वहां के ग्लोबल टीवी की एंकर हैं। खबरों के मुताबिक कुछ लोगों ने धमकियां दी हैं कि नाज़नीन को हटा दो, नहीं तो ऑफिस में आग लगा देंगे। राजधानी ढाका में मौजूद निजी टीवी चैनल ग्लोबल टीवी के हेड ऑफ न्यूज हैं नाज़नीन मुन्नी। बताया जा रहा है कि उन्हें भी धमकी दी गई है। ये घटना कुछ ही दिनों पहले बड़े अखबार प्रथम आलो और द डेली स्टार के ऑफिस पर हुए हमलों के बाद हुई है। पत्रकारों का डर बढ़ रहा है और ये संकेत है कि स्वतंत्र मीडिया पर दबाव तेज हो रहा है। गुरुवार को तारिक रहमान ढाका पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही बुधवार 24 दिसंबर को ढाका के एक बाजार में धमाका हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी ने फ्लाईओवर से बम फेंका था। मृतक की पहचान 21 वर्षीय सैफुल सियाम के रूप में हुई है। वो मोग बाजार इलाके की एक ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में काम करता था। ये धमाका हाटिर झील थाना क्षेत्र के न्यू एस्कटन इलाके में हुआ, जहां असेंबली ऑफ गॉड चर्च और बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद सेंट्रल कमांड का ऑफिस है। इस संवेदनशील क्षेत्र में धमाके से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत से ही बवाल मचा हुआ है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ये डर बढ़ता जा रहा है कि सत्ता कहीं जिहादियों के हाथ न चली जाए। ढाका से अंकित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 1971 के बाद 2024 में जो बांग्लादेश में हुआ और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, बांग्लादेश एक बहुत महत्वपूर्ण अपने इतिहास के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ लोगों में डर है कि कहीं जो एक्सट्रीमिस्ट ताकतें हैं वो यहाँ पर उनका कम से कम प्रभाव ना पड़ जाए और एक तरीके से जो देश के अंदर हालात बने हुए हैं वो बिल्कुल चरमरा ना जाए। दूसरी तरफ जो पत्रकार हैं, जो सिविल सोसाइटी है और जो बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सोचने परखने वाले, लिखने वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके अंदर ये डर बना हुआ है कि ये कहीं ना कहीं यूनुस सरकार की नाकामी भी दिखाता है कि वो उनको सुरक्षा देने में अभी तक सक्षम नहीं है। बांग्लादेश से हालात का जायजा हम लेकर पल पल की रिपोर्ट लेकर आपके पास आते रहेंगे। अभी वापस चलते हैं मेरी सहयोगी मलिका के पास। बिल्कुल ठीक कहा आपने अंकित। वहां पर परिस्थितियां बेहद संवेदनशील बनी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हालात सुधरेंगे। इस बीच आपको बता दें, बांग्लादेश में दीपू दास की मॉब लिंचिंग के सदमे से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि वहां एक और हिंदू की हत्या ने सनसनी फैला दी है। राजबाड़ी के पाकशा, बांग्लादेश के राजबाड़ी के पाकशा इलाके में 29 साल के अमृत मंडल और सम्राट को कुछ हैवानों ने दबोच लिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल पर कथित तौर पर वसूली के आरोप लगाए गए थे। इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इससे पहले 25 साल के दीपू दास की 18 दिसंबर को भीड़ ने पीट पीट कर सबके सामने मार डाला था और फिर उनके शव को आग के हवाले भी कर दिया था। लेकिन अब अमृत मंडल को भी पीट पीट कर बांग्लादेश के राजबाड़ी के निर्वासन के बाद तारिक रहमान की वतन वापसी हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति और बीएनपी संस्थापक जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। उनकी वापसी से बांग्लादेश में उनकी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह है। 17 साल बाद वतन वापसी की खुशी में उन्होंने देश की मिट्टी भी उठाई। पार्टी का दावा है कि उनके स्वागत में करीब 50 लाख पार्टी समर्थक ढाका पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि वतन वापसी के साथ ही उनके अगले 3 दिन का कार्यक्रम भी तय हो गया है, जिसमें मां खालिदा जिया से अस्पताल में मुलाकात, जियाउर रहमान की कब्र पर श्रद्धांजलि और ढाका यूनिवर्सिटी में
हादी की समाधि पर जाना भी शामिल है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। रहमान की वापसी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इससे मोहम्मद यूनुस और जमात इस्लामी दोनों की मुश्किल बढ़ सकती है। उनके वापस आने के बाद जैसे कि आज उनकी जो रिसेप्शन है उसमें 20 लाख लोग जमायत हुआ, सो ये बहुत ही खराब खबर है यूनुस के लिए। सवाल ये कि क्या तारिक रहमान बांग्लादेश में अपनी पार्टी की ओर से पीएम का चेहरा होंगे। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फरवरी में होने वाले चुनाव में शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तारिक रहमान की पीएम पद के लिए अपनी पार्टी से दावेदारी काफी मजबूत हो गई है। ढाका पहुंचने के तुरंत बाद बीएनपी नेता तारिक रहमान ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान तारिक ने अपनी वापसी के लिए किए गए इंतजामों, विशेष रूप से सुरक्षा उपायों के लिए अंतरिम सरकार का आभार व्यक्त किया। लेकिन सवाल ये कि क्या आगे भी ये संबंध जारी रहेंगे। तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापस आने में कोई ऑब्स्टेकल्स थे। ये तारिक रहमान ने भी कई महीने पहले फेसबुक में और सोशल मीडिया में पोस्ट करके ही स्वीकार की। एक और बात जो अहम है कि आने वाले समय में भारत से बांग्लादेश का कैसा रिश्ता होगा। माना जाता है कि पहले बीएनपी का रुख भारत विरोधी रहा था, लेकिन हाल के दिनों में रहमान ने भारत के साथ संतुलित संबंधों की वकालत की है। तारिक रहमान खुद को लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का समर्थक बता रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश फर्स्ट नाम से देश की विदेश नीति का खाका पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके प्राथमिकता में न तो दिल्ली होगी और न ही पिंडी यानी रावलपिंडी, जहां पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। यानी उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाने के संकेत दिए हैं। पिछले महीने रहमान ने लंदन से अपनी पार्टी के समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए लाखों बंगालियों का कत्ल किया था। यानी उन्होंने बीएनपी और जमात के बीच एक रेड लाइन खींचने की कोशिश की है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की आईएसआई जिहादियों के साथ मिलकर काम कर रही है। सबकी कोशिश थी कि बांग्लादेश की बड़ी दो पॉलिटिकल पार्टी को माइनस करके राजनीति से जमाती इस्लामी को और कट्टरपंथियों को पावर पे लाए, तख्ते पे लाए। सो तारिक रहमान की जो बांग्लादेश में वापस आना, ये बांग्लादेश की राजनीति के लिए आने वाले एक हफ्ते में बहुत कुछ होगा। तारिक रहमान को इस वक्त बांग्लादेश का अहम चेहरा कहा जा सकता है और उनकी जिम्मेदारी देश को इस आपदा से निकालने की है। उनके सामने सिर्फ सत्ता के शिखर पर पहुंचने की चुनौती नहीं है, बल्कि देश को अस्थिरता से निकालने, युवा मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। देश को हिंसा से बाहर निकालना, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के साथ साथ आर्थिक बदहाली बड़े मुद्दे हैं। बांग्लादेश में आने वाले दिनों में क्या होगा, भारत समेत पूरी दुनिया की इस पर नजर है। ढाका से अंकित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो तारिक रहमान आज ही ढाका वापस आए हैं। इससे वहां के हालात में क्या बदलाव आएगा, क्या वहां पे स्थिति बेहतर होगी, ये बताने के लिए अंकित त्यागी मेरे सहयोगी सीधा ग्राउंड जीरो से बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ओवर टू यू। आप बताइए वहां पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए मलिका, इस वक्त मैं आपके पास ढाका से लाइव आ रहा हूं। हम करीब 2 घंटे पहले ढाका पहुंचे और उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको आज जो सबसे बड़ी इवेंट जो दिखाई पड़ेगी, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो तारिक रहमान की वापसी की है। पूरे एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका था, वहां पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। एक अलग तरह की गर्मजोशी जो है वो दिखाई पड़ी। उनके समर्थक बड़ी तादाद में दिखाई पड़े। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ 17 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे हैं और जैसे ही वो जहां पर उनका रैली का स्थल था, वहां तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लग गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त कम से कम तारिक रहमान के आने के बाद से या उनके आने की से पहले जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम ढाका
ढाका में यहाँ पर किए गए थे। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले हैं। आज क्योंकि क्रिसमस है, छुट्टी है, तो कई जगह पर ट्रैफिक का वो हाल नहीं है जो अमूमन तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ता है, लेकिन कई जगह पर हमने देखा कि मिलिट्री को भी यहाँ पर लगाया गया था, तैनात किया गया था सुरक्षा के लिहाज से। क्योंकि जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं ढाका में, उससे कुछ दूर पर ही एक फ्लाईओवर है जहां पर एक कल ग्रेनेड से हमला किया गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो सुरक्षा को लेकर अभी भी जो चिंता है वो बनी हुई है। यूनुस सरकार की कल एक बड़ी बैठक भी हुई सुरक्षा को लेकर, लेकिन अब लोगों की उम्मीद कई तरीके से, क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर की अगर बात करें, राजनीति का जो उथल पुथल है उसमें एक बड़े पॉलिटिकल फिगर शेख हसीना के जाने के बाद से जो एक वैक्यूम बना हुआ था, उसके सामने तारिक रहमान का आने को एक बड़े जो एक राजनीतिक चेहरे के तौर पर यहां पर देखा जा रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी जीतती है फरवरी के चुनाव में, तो अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान हो सकते हैं, और उनकी पार्टी जीतेगी तो खैर साइज तौर है वही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उनके ऊपर और जो एक बड़ा सवाल इस वक्त बांग्लादेश में बना हुआ है कि क्या जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हों और क्रिश्चियंस हों, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है, सरकार कितनी उसको लेकर सचेत है, और किस तरीके से जो सुरक्षा के हालात हैं, कम से कम लोगों में एक ये बात बैठाई जाए कि अब सुरक्षा जो है और कानून व्यवस्था जो है वो उसी के हिसाब से बांग्लादेश चलेगा। इस उथल पुथल के बीच में तारिक के साथ में भी यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये वो तस्वीरें हैं जो पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश से आई हैं। हत्या, हिंसा, आगजनी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कट्टरता की लहर, ये बांग्लादेश में देखा गया है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये वीडियो ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन का बताया जा रहा है। एक कट्टरपंथी जमकर नारेबाजी कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। वो कैंटीन की कुर्सियों को तोड़ता है और कुर्सियों को एक एक कर पटकता है। इसके बाद नारे लगाता है और फिर नारे लगाते हुए जमीन पर लेट जाता है। इस दौरान कैंटीन से कई और लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इस ओर भी इशारा कर रहा है कि कैसे एक ऐतिहासिक जगह पर कट्टरपंथी घुस गए हैं। ये बांग्लादेश की मशहूर टीवी एंकर नाज़नीन मुन्नी हैं। वहां के ग्लोबल टीवी की एंकर हैं। खबरों के मुताबिक कुछ लोगों ने धमकियां दी हैं कि नाज़नीन को हटा दो, नहीं तो ऑफिस में आग लगा देंगे। राजधानी ढाका में मौजूद निजी टीवी चैनल ग्लोबल टीवी के हेड ऑफ न्यूज हैं नाज़नीन मुन्नी। बताया जा रहा है कि उन्हें भी धमकी दी गई है। ये घटना कुछ ही दिनों पहले बड़े अखबार प्रथम आलो और द डेली स्टार के ऑफिस पर हुए हमलों के बाद हुई है। पत्रकारों का डर बढ़ रहा है और ये संकेत है कि स्वतंत्र मीडिया पर दबाव तेज हो रहा है। गुरुवार को तारिक रहमान ढाका पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही बुधवार 24 दिसंबर को ढाका के एक बाजार में धमाका हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी ने फ्लाईओवर से बम फेंका था। मृतक की पहचान 21 वर्षीय सैफुल सियाम के रूप में हुई है। वो मोग बाजार इलाके की एक ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में काम